हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल एंड फाइनल आईटी सॉल्यूशंस। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में फंडामेंटल से रिलेटेड जानकारियों को हम लोगों ने कलेक्ट किया था, तो और मैंने आपको ये भी बोला था कि हम लोग उन्हीं फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे जिनके बारे में हम लोग कुछ ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स में से रिलेटेड हम लोगों ने आज एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है कंप्यूटर जनरेशन। उस कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड मैं आपको आज पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पे हम लोग ये जानेंगे कि हमारी जो कंप्यूटर्स की जनरेशन थी वो जनरेशन्स के ईयर क्या थे, उनमें क्या क्या चीज़ें बनी, क्या क्या चीज़ें हुई। तो उन चीज़ों का पूरा एक विस्तृत जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिरी तक देखें, जानकारियों को समझें, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज को हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे कुछ पिछले वीडियोस अगर आपने मिस कर दिए हैं तो मैंने उन सारे वीडियोस के लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर जनरेशन के ब्रीफ डिस्कशन के बारे में, कि हमारा कंप्यूटर का ब्रीफ डिस्कशन क्या है जनरेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में, कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें हमारी इन्वेंट हुई थी वहाँ पे, और किस तरीके से वो चीज़ें हमारी काम करती थी। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1941 से लेके 1956 के ड्यूरेशन के बीच में थी। इस जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज़ होता था वो यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब्स, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो कुछ इस तरीके से हमको नज़र आते थे। अब बात आती है कि क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा कंप्यूटर बनाने की, या क्या चीज़ था, क्या चीज़ें नहीं था। तो अब आइए हम आपको डिस्कस करते हैं कि क्या था यहाँ पे। जब हमारा जो वर्ल्ड वॉर हुआ, उस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे न्यूमरस तरीके के डेवलपमेंट को दिए गए वहाँ पे कंप्यूटर एज में। तो वहीं पे ही हमको पहली जनरेशन मिली, और जो कि स्टार्ट हुई 1946 से, जहाँ पे एक कंप्यूटर बना जिसका नाम था इनायत। ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व पे काम करता था। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसको बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया एंड यूएस गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो बनाया गया था। इस पर्टिकुलर कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि इसके जो की पॉइंट्स थे वो की पॉइंट्स क्या थे, तो इस जनरेशन में कंप्यूटर की जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था, जो टेक्नोलॉजी करती थी कि कंप्यूटर पॉसिबली करे कि वो कैलकुलेशन को कर सके। दूसरा, इस कंप्यूटर को जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, मतलब इनायत को जिसने बनाया, उनका नाम था जॉन डब्ल्यू निकले और जे प्रेस्पर एकर्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया था, और उस जनरल पर्पस कंप्यूटर का नाम इन्होंने रखा इनायत। दूसरा कि इस जनरेशन में जो इनायत डेवलप हुआ वो 1946 में डेवलप हुआ, जिसको हम लोग अपनी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इनायत जो था वो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और 700 रजिस्टर को क्या करता था, कंसिस्ट करता था। अनदर वन, इसमें जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, थिंग्स टू रिमेंबर जो चीज़ें हैं, कि पहली चीज़ तो ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे इस जनरेशन के वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। दूसरा, वैक्यूम ट्यूब जो होती थी वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको पावर की ज़रूरत होती थी। दूसरा कि रिलायबल नहीं होते थे। फिर नेक्स्ट जो था कि बहुत ही स्लो होते थे प्रोसेसिंग में। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो यानी कि वहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए तो था, लेकिन उस टाइम पे जो ये कंप्यूटर बने थे वो सब मशीन लैंग्वेज पे काम करते थे, और मशीन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, उसमें काम करना एट अ टाइम तो लोग कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही थी, डेटा हमारा ज़्यादा हो रहा था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर्स हुआ करते थे।
दूसरी चीज़, हीट बहुत जनरेट होती थी, तो इनको ठंडा करने के लिए इनका जो रूम होता था सिस्टम का, वहाँ पे एसीज वगैरह लगाए जाते थे ताकि इनके जो सिस्टम है वो ठंडे रह सके। वैक्यूम ट्यूब खराब हो जाने के बाद जो है वो रिप्लेस नहीं होती थी, यानी कि अगर आपका वैक्यूम ट्यूब खराब हो गया तो आपको एक नया परचेज करना है, आपको दोबारा लगाना है, इजी टू रिप्लेसमेंट नहीं होता था इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। दूसरा, इन तरीके के कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स का बहुत यूज किया जाता था। तकरीबन 1100 पंच कार्ड्स जो था वो यहाँ पे यूज किया जाता था। जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन को जब रखा जाता था तो वो एक टेप के मीडियम में रखा जाता था, जिसको हम लोग मैग्नेटिक टेप कहते थे। स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी, और उस एक सिंगल टेप में अप्रॉक्स 1100 पंच कार्ड्स होते थे वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे हम 21 पेजों की इंफॉर्मेशन उन 1100 पंच कार्ड मशीन्स में हम रख सकते थे। अब अगर हम लोग बात करेंगे अपनी सेकेंड जनरेशन के बारे में कि सेकेंड जनरेशन का हमारा कंपोनेंट क्या था और कंप्यूटर्स क्या थे, तो ये हमारे सेकेंड जनरेशन के कंपोनेंट है जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर्स का नाम देते हैं। ट्रांजिस्टर्स जो है वो आपके सेकेंड जनरेशन में यूज हुए। इस जनरेशन में यूज होने वाला कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखता था, जिसको हम लोग पंच कार्ड मशीन भी कहते थे। अब बात आया कि इस जनरेशन में जब ये ट्रांजिस्टर ने प्लेस लिया वैक्यूम ट्यूब्स का, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी, तो इससे क्या फायदा हुआ, तो आइए जानते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। तो की पॉइंट जो थे हमारे सेकेंड जनरेशन के वो ये था कि इन दिस जनरेशन जो कंप्यूटर के सेगमेंट थे वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रांजिस्टर का यूज किया, जो कि कंप्यूटर में एक बहुत ही छोटा, कंसाइज और फास्टर चीज हुआ करता था, जो कि सेम चीज करता था जैसा कि आपका वैक्यूम ट्यूब करता था। साइज छोटा होने के कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर का जो आकार था वो और ज्यादा क्या हो गया, श्रिंक हो गया। दूसरा, ट्रांजिस्टर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब्स का प्लेस ले चुके थे, जो कि पहली जनरेशन में यूज हुई। इस जनरेशन में हम लोग जो है आसानी से प्रोग्राम बना सकते थे देन अपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। नेक्स्ट था कि इस रीजन जो था डेवलप करने का आईसीज को, वो ये था क्योंकि यहाँ पे आते आते हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस पे पहुंच चुके थे। नेक्स्ट था कि इस जनरेशन में जो इंस्ट्रक्शंस होती थी, जो निर्देश होते थे, वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में क्या किए जाते थे, स्टोर किए जाते थे। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो उस टाइम पे बनी, जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रान, जो यूज हुई है इस जनरेशन में, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज हुई थी। और आज भी ये लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रान है, जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, कोबोल का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस हमारी वहाँ पे इन्वेंट हुई। फिर इस जनरेशन में कुछ चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है, जैसे कि पहली जो चीज़ है कि ये चीपर था, पहली जनरेशन से ज़्यादा जो है वो चीपर था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत महंगे मिलते थे। ये छोटा होने के साथ साथ इजी टू रिप्लेसमेंट किया जा सकता था, इसलिए बहुत सस्ता हुआ करता था। दूसरा, बहुत ही कम पावर एक्वायर करता था ये, इसको बहुत ही कम पावर की जरूरत पड़ती थी। स्मॉलर था प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में, और रिलायबल था पहली जनरेशन की अपेक्षा, और उससे कुछ थोड़ा सा फास्टर था। यानी कि हमारा जो डेटा का प्रोसेसिंग है वो थोड़ा आसानी से हो सकता था। बट फिर से वही चीज़ थी कि अगर हम लोग इस जनरेशन में जो चालू हो गई थी 1956 टू 63 के बीच में, इस जनरेशन के बीच में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो हम लोग डे बाई डे एक अलग ही ऑरा में जा रहे थे, एक अलग ही एरा में जा रहे थे हम लोग कंप्यूटर्स की। तो डेटा का जो कलेक्शन था वो बढ़ता जा रहा था। अब उस डेटा को एक प्रॉपर स्पीड से ट्रांसफर करना एक बड़ा टास्क हुआ करता था। तो इस जनरेशन के भी कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिनकी वजह से इस जनरेशन को भी फिनिश किया गया और उसकी जगह पे हमारे लिए लॉन्च की गई थर्ड जनरेशन। अब बात आती है कि ये जो थर्ड जनरेशन हमारी आई, तो इस थर्ड जनरेशन में ऐसा क्या कंपोनेंट था जिसको यूज किया गया हमारे कंप्यूटर के एरास के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स यूज हुए यहाँ पे आईसी। एज वी नो
कि आज के टाइम में भी हम लोग कोई भी डिवाइस अगर यूज करते हैं तो हम लोग ट्रांजिस्टर और आईसी के बिना उसका डेवलपमेंट सोच ही नहीं सकते। हमें आईसीज चाहिए होती हैं, जैसे कि साउंड आईसीज होती हैं और भी कई तरीके की, जैसे कि आप स्पीकर को आप देखते हैं तो उन सब के लिए जो भी चीज़ें लगी होती हैं उन सब के लिए ऐसे छोटे छोटे सर्किट्स जो हैं वो यूज होते हैं। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे कुछ इस तरीके के दिखा करते थे। थर्ड जनरेशन तक आते आते हमारे जो कंप्यूटर के इन्वेंशन में देखें तो एक बहुत ही बड़ा मॉडरेशन हो चुका था। वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स आ चुके थे लाइक क्रेवन टाइप। तो थर्ड जनरेशन का अगर हम बात करें कि स्टार्टअप कब हुआ, तो 1964 से लेके 1971 के बीच में ये जनरेशन रही। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं थर्ड जनरेशन के। पहली चीज़ कि इस जनरेशन में हम लोगों ने यूज़ किए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा फास्टर थी और एज वेल एज रिलायबल भी थी, विश्वसनीय थी हमारे ये। नेक्स्ट चीज़ की आईसी का जो इन्वेंशन था वो 1958 में एक साइंटिस्ट थे जैक किल्बी, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो टेक्नोलॉजी है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंप्यूटर के टेक्निकल प्रोसेस को करने के लिए। अगर बन कि हमारा जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखने की चीज़ें हैं वो क्या है कि आईसी जो है उनको हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। ये कंबाइन होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के थ्रू, जो कि एक सिलिकॉन डिस्क में होते हैं जो कि क्वार्ट्ज से बनता है। बहुत ही ज़्यादा फास्टर है, रिलायबल है, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा, और इनका जो साइज है वो प्रीवियस जनरेशन के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें यहाँ पे नोटिस करना था कि थर्ड जनरेशन में क्या क्या चीज़ें थी। अब अगर और भी थोड़ा इसको इलाबोरेट करें हम लोग इस जनरेशन को, तो हम लोग ये देखेंगे या ये पाएंगे कि इस जनरेशन में भी हम लोगों ने जो काम किए, जो भी चीज़ें इन्वेंशन हुई वो अलग ही तरीके से काम करती थी। जैसा मैंने अभी बोला कि टेक्निकल प्रोग्रेस के लिए ही इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए गए। साइंटिस्ट जानते थे कि कंप्यूटर जो होंगे वो पावरफुल होंगे और जो है बिल्डिंग जो होगी कंप्यूटर्स की या सर्किट की बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, और सर्किट्स के अंदर हम लोग बहुत सारे जो वायर हैं उनको हम लोग हैंड्स के थ्रू ट्रीटेड करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी थर्ड जनरेशन के अंदर की चीज़ें कैसे जाएगी, एक कैसे काम करेगी। दूसरा, आईसी के आने से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने से एक बैरियर टूट गया। एक बैरियर इसलिए टूटा क्योंकि जो कॉस्ट थी, जो उनका रिजल्ट था, तो वो क्या करते थे पहली और दूसरी जनरेशन की अपेक्षा कम आता था। क्योंकि आईसी जो था उसने कंप्यूटर के साइज को और ज़्यादा श्रिंक किया और उसको और भी ज़्यादा फास्ट बनाया। फिर वही चीज़ आती है कि अगर आईसी बनी थी तो फोर्थ जनरेशन क्यों आई। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे थे वहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा था, डेटा का ट्रांसफरिंग बढ़ रहा था, और शायद ऑन दैट टाइम हम लोग जो है इंटरनेट की दुनिया में भी हम लोग कदम रख चुके थे। सारी चीज़ें उस पर इन्वेंशन का काम चल रहा था, तो दैट्स व्हाई हमें और भी ज़्यादा स्पीड अप होने की ज़रूरत थी। तो फिर हमको वहाँ पे दिया गया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज़ किया गया वो था माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को बोले तो ये एक तरीके का एक ULSIC है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स यूज हुए हैं वो हैं डेस्कटॉप PDA। हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है वो मार्केट के अंदर आ चुके थे। अब बात आती है कि ये जो फोर्थ जनरेशन थे इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको हमें नोटिस भी करना चाहिए, आप लिख भी लीजिएगा कि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स पे जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया गया कंपैरेटिवली फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता था, कंसाइज होता था, और दूसरी चीज़ है कि वो पोर्टेबल होता था। जहाँ कहीं पे भी आप इसको अगर ले जाना चाहते थे आप आसानी से इसको ले जा सकते थे। इसका जो साइज था स्टार्टेड टू गो डाउन, जो है वो इम्प्रूवमेंट किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स फिर रिमूव किए गए, फिर माइक्रो प्रोसेसर लाया गया।
दूसरा कि VLSI एंड ULSI ने इंश्योर किया कि आप यहाँ पे मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को जो है वो आप फिट कर सकते हो एक छोटी सी चिप के अंदर। कुछ खास बातों का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये था कि एक स्मॉल चिप जो थी वो कंटेन करती थी आपके 100 of 1000 और इवन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को वो कंटेन कर सकती थी। दूसरा 4th जनरेशन का डेवलपमेंट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को स्प्रेड अप कर रहे थे हाई स्पीड कंप्यूटर को, जो कि हमारे नेटवर्किंग में बहुत जरूरी थे। यहाँ पे 3 तरीके की हमारी नेटवर्किंग होती है, लैन, मैन एंड वैन। इस नेटवर्किंग का जब इन्वेंशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हाई स्पीड कंप्यूटर्स जब बने तो उसके लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ा माइक्रो प्रोसेसर को। दूसरी चीज है कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी और अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि हम स्मॉल प्लेस में इसको हम एवरीडे हर यूजर को बेनिफिट देने के लिए इसको हम प्लेस कर सके, इस जनरेशन का इन्वेंट किया गया। जहाँ पे 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया था पर्सनल कंप्यूटर, जो कि होम और ऑफिस दोनों के लिए यूज हो सकता था। नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो है वो यूज होते थे डबल फ्रॉम, उससे फिर ज्यादा हो गए, 2 मिलियन लोगों ने उसको यूज किया 1981 में। फिर 1982 में तकरीबन 5.5 मिलियन हो गए। 10 साल के बाद अगर देखें तो तकरीबन 65 मिलियन PC जो है उनको हम लोग यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो नंबर मैंने आपको बताया 65 मिलियन, हो सकता है कि ये और भी ज्यादा इसका रेशियो जो है वो बढ़ चुका हो प्रेजेंट की समय में देखा जाए तो। खैर, जब ये जनरेशन चली, अभी भी चल रही है प्रेजेंट में, लेकिन एक और जनरेशन जो है वो लॉन्च हो चुकी है जिसको हम लोग 5th जनरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि और भी ज्यादा एडवांस है, प्रेजेंट से चल रही है और बियॉन्ड कहाँ तक जाए ये किसी को पता नहीं, बट इट्स अ मोस्ट एडवांस्ड जनरेशन एवर वी हैव सीन इट। तो देखते हैं कंपोनेंट क्या यूज होता है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि रोबोट्स का जनरेशन है। और इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स लुक लाइक कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जो कि अपने स्वयं की विवेक का यूज करके, अपना IQ का यूज करके अपने, तो रोबोटिक्स का जमाना है। तो इस जनरेशन में बेसिकली हम लोग रोबोट्स पे ही काम करेंगे और बहुत ही ज्यादा फास्टर है, बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। बहुत सारी चीजों को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन में देखेंगे, जो कि न्यू थिंग्स होगी हमारे लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिनको हम अवेल करेंगे, जहाँ पे ह्यूमन की लाइफ जो होगी और भी ज्यादा ईज हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जब टेक्नोलॉजी पे कभी भी कोई काम होता है तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर ह्यूमन एडिक्टेड हो जाता है तो टेक्नोलॉजी नुकसान भी करती है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये चीज सलाह देना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे आपकी बढ़ जाए, आप उसका यूज करिए, अवेल करिए, लेकिन आप कभी भी उस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा आपको जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आपके जो पुराने फंडे हैं आप उन पे कंसीडर करिए, आप उन चीज़ों को रखिए अपने साथ, टेक्नोलॉजी भी यूज करिए, साथ ही साथ आप अपना बेस मत भूलिए, नहीं तो अदरवाइज सिचुएशन आपके सामने क्रिटिकल भी हो सकती है टेक्नोलॉजी को यूज करने के चक्कर में। खैर, जस्ट अपार्ट, कुछ बातें हैं जो हमको यहाँ पे जाननी चाहिए, बेसिकली बहुत जरूरी हैं, की पॉइंट्स हैं। बेसिकली इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस पे असाइन किए गए हैं। इनका यूज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं, जहाँ पे ये अपना ओन IQ का यूज करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को एट द एंड तक वो सॉल्व करते हैं। दूसरा, ये जो कंप्यूटर्स हैं ये इस तरीके से बनाए गए हैं या इनको इस योग्य बनाया गया है कि ये ऑडियो विजुअल में किसी भी तरीके का कमांड ले सके और कैरी आउट कर सके हमारे इंस्ट्रक्शन को, बहुत सारे ऑपरेशन को ये परफॉर्म कर सकते हैं। रिक्वायर है कि ये बहुत ह्यूमन इंटेलिजेंस को लो कर दें। ऑब्वियसली बात है कि ये लो कर भी देंगे, क्योंकि इनका इंटेलिजेंस जो होगा ह्यूमन इंटेलिजेंस से कुछ ज्यादा होगा। दूसरा, इनको जो परफॉर्म किया गया है कि वो इस तरीके से बनाया ही गया है, इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या करेंगे, लो करें। दूसरा, पैरेलल प्रोसेसिंग है वो कमिंग होगी, पॉसिबिलिटीज है कि जो पावर होगा CPU का वो साइड बाय साइड यूज किया जाए कंप्यूटर में और उनको और मोर पावरफुल जो है वो बनाया जाए अंडर द सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो बहुत सारे चीजें हैं
आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए आप और भी चीज़ों को आप जान सकते हैं, आप फर्दर आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। अदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाके आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसोर्सेज से आप जान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बट कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो मैंने आपको कंप्यूटर का जो जनरेशन पार्ट था उसका मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन दिया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट दीज वंस। अगला जो टॉपिक हमारा जो आएगा वो उन्हीं फंडामेंटल से रिलेटेड किसी एक टॉपिक पे ही हमारा जो होगा वो टॉपिक हम ब्रीफ डिस्कशन के लिए हम बनाएंगे और होपफुली आप आशा करिए कि हम वो वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करें। इस पैराडाइमिक सिचुएशन में मैं चाहता हूँ कि आपको जो है और अच्छे से चीज़ें मैं इलॉबरेट कर सकूँ और भी चीज़ों को मैं आपको दे सकूँ। बट ड्यू टू द सम सर्कमस्टांसेस कभी कभी हो जाता है कि कुछ वीडियोस लेट हो जाते हैं, तो प्लीज डोंट गेट पैनिक वंस द सिचुएशन गोज टू द नॉर्मल। तो बहुत ही जल्दी आपके लिए सारी अपडेशंस आपके लिए हर कंटेंट से रिलेटेड मैं आपको अपडेट करके दूंगा इस चैनल पे। तो बी पेशेंस, बी केयरफुल, स्टे होम, स्टे सेफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे चैनल पे आप अभी भी नए हैं और आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है वो हमको दें हमारे वीडियोस पे, ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियोस पे काम कर सकें, टॉपिक्स को इलाबरेट कर सकें जो आप हमें बता रहे हैं। सो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।